जो है नमस्कार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ हैं देवेंद्र देवेंद्र। भैया। और देखिए आज फिर कुछ ऐसे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं जो झारखंड के लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और इसलिए समझना चाहिए क्योंकि कुछ चीजें जो बदलने वाली हैं, शायद बदले, संभवतः बदलाव हो। तो वो बदलाव क्या होगा और उस बदलाव का हम पे क्या असर होगा, ये जानना जरूरी है। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर कंटेंट, यानी भारत मित्र से बेहतर कंटेंट इस मुद्दे पर आपको कोई नहीं देने वाला। तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हम क्या जानकारी देने वाले हैं। देखिए भैया, अब झारखंड ऐसे राज्यों की सूची में है जहां फिफ्थ शेड्यूल यानी पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ये इसलिए है क्योंकि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो संरक्षित हैं, उनको उनका अधिकार दिलाता है। उनका अधिकार कोई छीन न ले। उनके लिए बहुत सारी ऐसी विशेष प्रावधान होते हैं जिसके तहत उन्हें संरक्षित किया जा सके। हाँ, उनके ट्रेडिशन को, हाँ। उनके परंपरा को, हम्म, उनके लिविंग को, हम्म। उनके लाइफ ऑफ स्टाइल को, उनके रिलीजन को, सबको ताकि कंजर्वेशन किसी का हस्तक्षेप ना हो और वो चीजें खत्म ना हो, विलुप्त ना हो, इसलिए। लेकिन अब एक नया टर्म झारखंड की सियासी फिजा में तैर रहा है और वो नया टर्म क्या है? सिक्स्थ शेड्यूल। यही है शेड्यूल पैटर्न। पैटर्न। आप ये सोचिए कि आपको बहुत माइनर फर्क लग रहा होगा कि फिफ्थ शेड्यूल है, सिक्स शेड्यूल पैटर्न है, क्या अंतर होगा? थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होगा। बिल्कुल नहीं, इस गलत फहमी में मत रहिए। अगर फिफ्थ शेड्यूल के बजाय सिक्स शेड्यूल पैटर्न अगर यहाँ आता है तो क्या बदलाव होंगे? देवेंद्र भैया बहुत आसान शब्दों में समझाइए ताकि लोग एकदम से समझे कि अगर ये चीजें आती हैं तो झारखंड को कितना नफा, कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। भारती, इसके पहले कि हम इस पे आए हैं, हम्म। हमें एक चीज समझनी पड़ेगी हम्म। कि सिक्स शेड्यूल पैटर्न और फिफ्थ शेड्यूल पैटर्न, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल क्या है। क्या है? हाँ। तो जब भारत के संविधान सभा में इसकी बहस हो रही थी तो डॉक्टर अंबेडकर ने जयपाल सिंह मुंडा से पूछा था कि तुम अलग अनुसूची मांग रहे हो, स्वायत्त संस्था इलाका मांग रहे हो, तो इसका निर्धारण कैसे होगा? जी। क्योंकि यदि झारखंड, बिहार, तत्कालीन बिहार का हिस्सा, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सही करीबन करीबन 10 इलाके इधर के और पूर्वोत्तर का एक बड़ा इलाका, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सारे इलाके में आदिवासी समुदाय की एक बड़ी आबादी, मध्य प्रदेश में भी है। तो इसका निर्धारण कैसे होगा? तो जो जयपाल सिंह मुंडा का सलाह आया था कि ऐसी आबादी, ऐसे इलाके जहां मोर देन 50% आबादी आदिवासी समुदाय की है, उसे सिक्स शेड्यूल में रखा जाए। अच्छा। और सिक्स शेड्यूल का मतलब है फुली प्रोहिबिटेड एरिया, उसमें बाहर की आबादी का बसने का कोई उपाय नहीं, मतलब वो पूरी तरह से संरक्षित होंगे। हाँ। उन पर कहीं से बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, फुली प्रोहिबिटेड एरिया है। अब ये जो झारखंड, तत्कालीन झारखंड, अब का झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सब जो राष्ट्र, महाराष्ट्र, ये जो इलाके हैं ये पार्शली प्रोहिबिटेड हो गए। माने यहाँ का जो आदिवासी समुदाय है और यहाँ के जो मूलवासी समुदाय है सदियों से एक साथ रह रहा है। जबकि उस इलाके में देखिएगा तो वहाँ कहीं कहीं 90%, कहीं 70%, कहीं आबादी जो है, आबादी ज्यादा है, आदिवासी समुदाय। यहाँ उस अनुपात में कम है 50% से लेस है। बावजूद आदिवासी और मूलवासी समुदाय सदियों से एक साथ रह रहा है। तो इस इलाके को फिफ्थ शेड्यूल में माना गया, उस इलाके को सिक्स्थ शेड्यूल में माना गया। मतलब ये बहुत समझना होगा कि अगर आप 50% से कम जहां पर भी ये आदिवासी हैं, उनको ऐसे इलाकों को फिफ्थ शेड्यूल में रखा गया है क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय हैं, वो जो मूलवासी हैं, उनकी भी आबादी है और उनसे ज्यादा आबादी है। लेकिन जहां पर भी 60% से ज्यादा आदिवासी समुदाय रह रहे हैं, उनका बसेरा है, वो उनका जीवन यापन चल रहा है, तो वो सिक्स्थ शेड्यूल में है। आप सीधे तौर पे कोई भी बाहरी वहां जाकर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, बस भी नहीं सकता। उसके लिए बहुत सारे नहीं। तो सिक्स शेड्यूल पैटर्न की जो बात हम करें, सिक्स शेड्यूल उसी सिक्स शेड्यूल एरिया का है ना। वहाँ ऑटोनोमस काउंसिल होता है, स्वशासी जिला परिषद। और स्वशासी जिला परिषद के इस रूप में समझ सकते हैं, हमारे यहाँ जिला परिषद होते हैं, तो हमारे यहाँ जो जिला परिषद होते हैं इससे अधिक ताकत होती है। अच्छा। है ना। कुछ कई मामलों क्या, जमीन का ट्रांसफर, वहां यदि निवेश होगा तो उसका फैसला, जमीन उद्योगपतियों को जो जमीन मिलेगा इसका फैसला,
आदिवासी समुदाय के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो फैसला होगा, यह भी ऑटोनोमस काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में होगा। नहीं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कानून बनाने का अधिकार है। अच्छा, ग्राम सभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं, ये है, ये पहला फर्क है। फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं, फिफ्थ शेड्यूल में ग्राम सभा को जो अधिकार है उससे कहीं ज्यादा अधिकार, अगर आप देखें जो ऑटोनोमस की आप बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल की, वो सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत आता है। अब झारखंड के संदर्भ में इसको हम लोग समझ के देखते हैं कि झारखंड में भी एक बड़े तबके के द्वारा सिक्स शेड्यूल पैटर्न की मांग हो रही है ना। हाँ। कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में कहा है कि फिफ्थ शेड्यूल के एरिया में सिक्स शेड्यूल का पैटर्न, सिक्स शेड्यूल फुली नहीं, पैटर्न, उसका पैटर्न अपनाया जा सकता है, जा सकता, मतलब पॉसिबिलिटीज हैं। ये जो डिपेंड करता है, ये करता है स्टेट गवर्नमेंट के फैसले पर। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट यदि चाहे तो ज्यादा कठोर तरीके से अपना सकता है, हाँ। और नहीं तो लिबरल रास्ता भी अपना सकता है। और यदि उसकी मर्जी हुई या उसके कंसेंसस नहीं बना तो पूरा ग्राम सभा का ही अधिकार रहेगा। अब झारखंड के संदर्भ में देखिए तो जो सिक्स शेड्यूल का एरिया है और फिफ्थ शेड्यूल का एरिया है, उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में अंतर क्या है। पूरे जो फिफ्थ शेड्यूल का एरिया है और खासकर झारखंड का, यहाँ ग्राम सभा की परंपरा आज से नहीं, हजारों सदियों से चली आ रही है, मजबूत रही। हाँ। और एक जीवंत ग्राम सभा है। आपने देखा होगा गांधी ने ग्राम स्वराज, अपने ग्राम स्वराज में जिस गांव की कल्पना करते हैं, और गांधी का हर एक गांव अपने आप में के स्वायत्त होता है, वो का किसी पर कोई डिपेंड नहीं होता है, वो अपने आप में सेल्फ डिपेंड गांव होता है। गांधी की जो कल्पना थी, विनोबा भावे की जो कल्पना थी, दरअसल यह उसी, और वही जो उनकी कल्पना थी, अभी भी आप देखिए, जो अब के झारखंड में आप देखिए, यही ग्राम सभा की ताकत है कि अगर कोई कंपनियां आ रही हैं बाहर से, ऐसे इलाकों में जो फिफ्थ शेड्यूल में आते हैं, उन इलाकों में अगर वो कंपनियां अपना वर्चस्व बनाना चाहती हैं, तो ग्राम सभा का ही दखल है कि वो जबरन वहां पर स्थापित नहीं हो सकती। अब नगरी मूवमेंट देखिए, खुट्टी मूवमेंट, लातेहार देखिए, चकला गांव आप देख लीजिए, ये सारे जगह जो ही जमीन लेने की कोशिश हुई, लोगों ने मोर्चा खोल दिया और आखिरकार कई कंपनियों को वापस जाना पड़ा। तो ये है कि गांव यहाँ का जो है ग्राम सभा, उनकी अपनी ताकत है और जीवंत है। हाँ, जीवंत है, हाँ, डेड नहीं हुआ। कुछ इलाके में डेड हो सकता है, मोस्टली वो। दूसरी है कि वहाँ यहाँ कस्टमरी लॉ, आदिवासी समुदाय का अपना लॉ है, और सिर्फ आदिवासी समुदाय का नहीं है। इस फुल में जब हम बोलते हैं कस्टमरी लॉ है, जिसका मायने किताबी नहीं है कि यहाँ के सिर्फ आदिवासी समुदाय, यहाँ के जो मूलवासी समुदाय उनका भी, उनके, आप सीएनटी एक्ट में देखते होंगे कि यहाँ के महतो को, यहाँ के दूसरी कई जातियों की जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती, पर माना जाता है कि सीएनटी का मतलब आदिवासी। एक मिसकंसेप्शन, ये मिसकंसेप्शन है। सीएनटी मतलब अभी भी आप इन जनरल वर्बली आप किसी से बात करेंगे, सीएनटी जमीन है मतलब आदिवासी की जमीन है, यही कॉन्सेप्ट है दिमाग में। हाँ। तो ग्राम सभा जीवंत है, उसके अपने कस्टमरी लॉ है, और इसी कस्टमरी लॉ से आदिवासी समुदाय अपने को सदियों तक संरक्षित और सुरक्षित रखता रहा है। दूसरी चीज समझने की है, आदिवासी समुदाय पर हिंदू एक्ट लॉ लागू नहीं होता। अच्छा, ठीक उसी तरह से यहाँ के कुर्मी जाति पर भी लागू नहीं होता। यहाँ के जो कुर्मी जाति के लोग हैं, हाँ, और भी दूसरे कई जातियां हैं तो लागू नहीं होता। तो ये जो ग्राम सभा की ताकत है और ग्राम सभा की जो जीवंतता है, आपको सिक्स शेड्यूल इलाके में देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल जो है काफी मजबूत है, और जैसा कि मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल को कानून बनाने का अधिकार, ये उसका एक पक्ष है, ये उसका एक पक्ष है। हाँ। कि यदि डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल बनता है तो कानून बनाने का अधिकार होगा, वो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने इलाके के लिए बेहतर कानून बना सकेगा, नीतिगत फैसले कर सकेगा। मतलब अब तक जो देखिए, ये इसलिए आपको हम ये समझा रहे हैं क्योंकि फिफ्थ शेड्यूल की जब तक बातें हो रही थी तो क्या था, ग्राम सभा के अपने अधिकार थे। पूरा गांव जब ये इस तरह की सभाएं लगाता था तो उसकी अपनी ताकत है, अपने हिसाब से फैसले ले सकता था। लेकिन जैसे ही आप सिक्स शेड्यूल, पैटर्न की बात अभी नहीं हो रही, पैटर्न की बात होगी तब जब ये लागू करने के विषय में, उस संदर्भ में बात होगी।
सिक्स शेड्यूल के तहत जैसे ही आते हैं तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ये अधिकार सीधे सीधे चला जाएगा ऑटोनोमस काउंसिल को। अब एक चीज और समझने की है, ऑटोनोमस काउंसिल में जो फैसले होते हैं मेजोरिटी से होते हैं, लोकतंत्र का तकाजा ही है। पर आदिवासी समुदाय का एक अपना लोकतंत्र रहा है और जिसे सीखने की जरूरत है। वहाँ मेजोरिटी से फैसले नहीं होते, ग्राम सभा में कोई फैसला मेजोरिटी से नहीं होता, सर्वानुमति से होता है। अच्छा, चाहे 2 दिन में पास क्यों नहीं होता, जब तक अंतिम मुहर सर्वसम्मत राय नहीं आएगी नहीं होगा तब तक तो ऑटोनोमस काउंसिल में मेजोरिटी से फैसला होता है, ग्राम सभा में फिफ्थ शेड्यूल में ग्राम सभा से होता है। नहीं, 5वीं अनुसूची की जो ग्राम सभा है, हाँ, सर्वसम्मति से फैसला। एक दो अंतर हुआ। दो अंतर अब है कि यदि इस इलाके में, फिफ्थ शेड्यूल के इलाके में जो ग्राम सभा की ताकत है, उसकी महत्ता है, हम लोग ने रेखांकित कर दिया। आदिवासी समुदाय का जीवन पद्धति का एक अभिन्न हिस्सा है और इसी ग्राम सभा के कारण वो अपने आप को हजारों वर्षों से संरक्षित रखता रहा और अंग्रेज से लेकर के जितने मुगल आए उसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ता रहा। और अब तक वो खुद को बचाए हैं, उसी मतलब वो परंपराएं और उनकी जो आज से हजारों साल पहले की जो आप बात करें, सदियों से जो चली आ रही हैं चीजें, अभी भी उनके पास निहित है। तो अब है कि इसका सिक्स शेड्यूल का पैटर्न आता है तो चेंजेस क्या होंगे। दरअसल आदिवासी समुदाय के बीच में एक चिंता पसर रही है, वो चिंता है सिक्स शेड्यूल को लेकर। आप देखें कि जो 5वीं अनुसूची के आदिवासी समुदाय, खासकर झारखंड के, यहाँ मोर देन 50% जो आबादी आदिवासी समुदाय की है वह है सरना धर्मियों की। मोर देन 50% हम क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि आदिवासी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा का हिंदूकरण नहीं हुआ है, वो अपने को हिंदू भी मानते हैं और 4 से 5% आबादी जो है अपने को क्रिश्चियन है, मानते क्या है, क्रिश्चियन है। तो मोर देन 50%, करीबन 60% भी मान सकते हैं, यहाँ अभी भी सरना समाज और सरना समाज का सीधा संबंध जो है ग्राम सभा से है, उनका ऑटोनोमस काउंसिल से कोई संबंध नहीं है। जो सिक्स शेड्यूल के इलाके हैं वहां 90% आबादी जो आदिवासी समुदाय की वो कन्वर्टेड हो चुके हैं, उनका ईसाईकरण हो चुका है। अच्छा। तो वो एक ग्राम सभा से दूर जा चुके हैं, तो इसलिए उनके लिए ऑटोनोमस काउंसिल बेहतर विकल्प नजर आता है। मतलब इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं, देखिए ये कितनी बारीक है ये लाइन। आप देखिए जो आदिवासी हैं वो अपनी सभ्यता को पिछले हजारों सालों से कैसे संरक्षित रख रहे हैं। वो इसलिए संरक्षित है क्योंकि अभी भी वो मूल रूप में है, उनका कन्वर्जन नहीं हुआ है, वो इसलिए वो चीजें सदियों से एक जैसी चली आ रही हैं। लेकिन जहां पर कन्वर्जन हुआ, आप देखिए वो चीजें भले ही 80% 90% उनकी आबादी रही हो, लेकिन कन्वर्जन की वजह से क्या हुआ है, वो सिक्स शेड्यूल वहां पर इसलिए लागू किया गया क्योंकि अब वो वहां ओरिजिन फॉर्मेट में नहीं है और उनका ग्राम सभा से कोई मतलब नहीं है। इसलिए तो कई जो सरना धर्मावलंबी है यहाँ आप कंपैरिजन कर रहे हैं, एक टीम यहाँ से 200 लोगों के साथ जा रही है आसाम, जो देखेगी कि ऑटोनोमस काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल के निर्माण से ग्राम सभा पर क्या अधिकार होगा। अभी तक की जानकारी यही है कि ग्राम सभा वहाँ नहीं खत्म हो गया, उसकी शक्तियां, क्योंकि सारे फैसले तो ऑटोनोमस काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, तो फिर ग्राम सभा की महत्ता कहाँ रह जाएगी। यही चिंता है जो सरना धर्मियों को यहाँ बेचैन किए हुए है। उन्हें लगता है कि जिन लोगों के द्वारा भी ऑटोनोमस काउंसिल की बात की जा रही है वो कहीं न कहीं उसके ग्राम सभा पर प्रहार कर रहे हैं, उसके ग्राम सभा की ताकत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके एक दूसरा पहलू भी है। अब मान लीजिए कि झारखंड में यदि पेशा एक्ट तो भी नियमावली बनी नहीं है, देखना होगा, 16,000 ग्राम सभाएं, हाँ, राज्य भर में, हाँ 16,000। तो यदि कोई बाहर की कंपनी आती है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी झारखंड के किसी हिस्से में जमीन लेना चाहती है, खनन करना चाहती है, या सरकार, पॉलिटिकल पार्टियों का भी अपना इंटरेस्ट होता है, वो अभी ये तो एक बड़ा रिसोर्स का सेट, बिल्कुल चाहती भी हैं कि सरकारें भी चाहती हैं कि उद्योग धंधे खुले ताकि विकास हो, उद्योग धंधे खुले, निवेश हो। और एक पक्ष ये भी है कि ये जो उद्योग धंधे चलते हैं उससे पॉलिटिकल पार्टियों को भी रिसोर्सेस मिलते हैं। आज भी झारखंड में जो तमाम राजनीतिक पार्टियां, उनके रिसोर्स के साधन क्या है। और देखिए इसी रिसोर्स के लिए तो अब स्वीडन की यात्रा होने वाली है मुख्यमंत्री की, ये भी देखिए इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा है, इन्वेस्टमेंट का एक हिस्सा है, आप मानेंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी को रिसोर्स चाहिए, पैसा चाहिए, चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये जल जमीन। तो 16,000 जब गांव होंगे और 16,000 गांव में यदि आपको जमीन लेना है, वहां कंपनी लगाना है, तो आपको हर ग्राम सभा के पास जाना पड़ेगा।
और हर ग्राम सभा के पास जाके गुहार लगाना पड़ेगा, उसकी शर्तों के अनुसार आपको समझौता और जब करना सहमति मिलेगी ग्राम सभा से तभी आप तभी कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कई मामले में कह चुकी है कि ग्राम सभा का लिया गया निर्णय अंतिम अंतिम निर्णय, निर्णय। वो सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या होगा, यदि कोई मान लीजिए कि एक बड़ी किसी कंपनी का मैं नाम नहीं लेता हूँ, कोई बड़ी कंपनी विदेश की आती है और चाहती है कि खुट्टी के इलाके में हम एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाएं, तब उसे क्या होगा, खुड्डी का मान लीजिए कि 50 गांव उससे प्रभावित, तो 50 ग्राम सभा से उसे इजाजत लेनी पड़ेगी। और आदिवासी समुदाय का एक बड़ा तबका मानता है कि जमीन के बदले में हम कंपनसेशन नहीं लेंगे, अब हमें पार्टनरशिप दिया जाए। अगर पूंजी तुम्हारी ताकत है तो जमीन हमारी ताकत है, दोनों बराबर का भागीदार बने, तो ये एक मुश्किल फैसला होगा। लेकिन यदि ऑटोनोमस काउंसिल होता है तो क्या होगा, 16 ऑटोनोमस काउंसिल बनेंगे, 15 बनेंगे, और 15 ऑटोनोमस काउंसिल में बनेंगे कौन, जो आदिवासी समुदाय का एलिट क्लास है वो बनेंगे। एक आज के जो सो कॉल्ड पहान है, मुंडा है, मानकी है, परगना मानकी परगना के लोग हैं जो वंशानुगत तरीके से आ रहे हैं, क्या वो चुनाव में जीत पाएंगे? ये बड़ी बात है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जब चुनाव होगा तो मनी और मसल्स का खेल होगा। हो रहा है जिला परिषद, बिल्कुल हो रहा है। जिला परिषद वाले में आप देखिए क्या हो रहा है, यही हो रहा है। तो वो इलेक्ट होके कौन आएंगे, आदिवासी समुदाय के जो एलिट क्लास होंगे, वो आएंगे। और एलिट क्लास की जड़ें अपनी जमीन तक कितनी बनी हुई है सबको पता है। तो उस हालत में कॉर्पोरेट घरानों के लिए, दूसरे हितकारी लोगों के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए एक सहूलियत होगी कि झारखंड में जहां भी चाहे जमीन का, क्योंकि और 16 के 16 जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है तो 16 पर तो मैनेज करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है शायद इसीलिए वो पैटर्न की जो बात हो रही है ना भैया, मुझे लगता है इसीलिए पैटर्न की बात हो रही है, डायरेक्ट 6 शेड्यूल की बात नहीं हो रही है। अब है कि 16 है तो 16 में उनको 16 तो मैनेज करना नहीं है, उन्हें तो 9 मैनेज करना है। मैंने बहुत 9 आदमी को मैनेज करके झारखंड के तमाम संसाधनों पर आदिवासी समुदाय जिसको हजारों वर्षों से बचाए रखे हुए हैं, उसका खेल कर सकता है। और यही कारण है कि यहाँ का सरना समाज के अंदर एक बेचैनी पनप रही है। अच्छा, ये यहाँ पे आपने ये बहुत मतलब आप सोचिए कि कितना बड़ा, अगर आप दूसरे शब्दों में जिस तरह से भारत मित्र बात करते रहता है, हम खुलेआम कहते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको किस एंगल से देख रहे हैं, हम किस नजरिए से आप तक पहुंचा रहे हैं, ये समझना जरूरी है। अगर ये इतना बड़ा खेल खेला जा सकता है आने वाले दिनों में, अगर इसे लागू किया गया तो क्या ये इतना आसान होगा कि आप 6 शेड्यूल के पैटर्न को भी यहाँ पर इम्पोज कर पाए? क्या ये इतना आसान होगा? नहीं, यदि सरकार फैसला लेती है तो आदिवासी समुदाय का एक तबका उसका विरोध करेगा, विरोध ही तो कर सकता है, और विरोध अभी भी कर रहा है। पर सवाल यह है कि सरना धर्मियों की पीड़ा ये है कि उनका जो एजुकेशनल लेवल है वे उस रूप में नहीं है जो यहाँ के कन्वर्टेड आदिवासियों का है। और कन्वर्टेड आदिवासी में सिर्फ ईसाई नहीं है, हिंदू भी है। बिल्कुल है। तो इन लोग का जो पढ़ाई लिखाई का स्तर है इतना हाई है कि हमारी आवाज, माने सरना धर्मियों की आवाज कहीं उस भीड़ में, अनुगुंज में खो जा रही है। मतलब इसलिए आप सोचिए, इसीलिए हम जिस एलिट क्लास की बात कर रहे हैं, आप कितने मानकी, मुंडा और इनकी बात करेंगे जो उठकर आएंगे और उस एलिट क्लब का हिस्सा बन पाएंगे और फिर ऑटोनोमस काउंसिल में वो बैठेंगे और आपके यानी कि सरना के लिए नीतिगत फैसले कर पाएंगे। कल जब मैं एक बुद्धिजीवी से, इंटेलेक्चुअल से बात कर रहा था, इस संख्या को जाहिर किया तो कहे कि डाउट है, मे बी हो सकता है, तो जब होगा तो देखा जाएगा। पर होगा तो देखा जाएगा, एक इंटेलेक्चुअल सब बोल रहा है, पर जिनकी जमीन जड़े जमीन में जमी हुई वो तो अभी से घबराया हुआ है। बिल्कुल। और मतलब हमारी जो बात होती है शहर में बसे हुए इंटेलेक्चुअल से होती है ना, जिनके बच्चे बड़े बड़े कन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनसे बात होती है ना। आप जितने भी इंटेलेक्चुअल से बात कर रहे हैं, किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा, पर उनके बाल बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? अच्छे मिशनरीज स्कूल में, मतलब और है क्या, आपने पिछले 3 या 5 महीने में जो डिस्कोर्स कायम किया है पेशा एक्ट पे, आप देख लीजिए कि उस डिस्कोर्स के हिस्सा कौन बने हैं, सरना धर्मावलंबी कितने बने हैं और कन्वर्टेड कितने बने हैं। तो आज तक की जो आवाज आती रही है भारत में जो पहुंचाता रहा है, आपको नहीं लगता कि आवाज वन साइडेड है? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए सबसे वन साइडेड नहीं भी हो तो हमारी कोशिश तो रही है, पर शायद हम वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। हो सकता है हम तो एक दूसरे समाज की सरना धर्मियों की पीड़ा है, उनकी आशंका है
कि अगर ऐसा कुछ ऐसा हुआ? होता है तो उनकी ग्राम सभा की जो संरचना है हजारों वर्षों से वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए सरकार को ग्राम सभा का सशक्तिकरण की बात करना चाहिए, ऑटोनोमस काउंसिल की बात उनके लिए छलावा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि ऑटोनोमस काउंसिल की विशेषता यह है कि उसको कानून बनाने का अधिकार है, नीतिगत फैसले लेने का फैसले लेने का अधिकार है, ये उसका पॉजिटिव पक्ष मतलब है। ये दोनों पर्सपेक्ट आप देख सकते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन जब सरना धर्मावलंबियों की बात आप सुनेंगे, सरना समुदाय की बात आप सुनेंगे, तो उनके लिए ये लगता है कि अगर ये 6 शेड्यूल की बात हो रही है तो फिर उनके जो ग्राम सभा है जो हजारों सालों से चली आ रही है, और यही एक जरिया है, मुझे लगता है कि ये सभ्यता अगर आज भी जीवित है अपने ओरिजिनल फॉर्म में, तो सिर्फ और सिर्फ ये ग्राम सभा उसको संरक्षित करके रखी हुई है। अगर ग्राम सभा ना होती तो शायद इस सभ्यता को मतलब अभी तक धूमिल हो चुकी होती। इसने बचा कर रखा है। इतिहास समझने की जरूरत है ना। ये जो आदिवासी फिलोसफी है, ट्रेडिशनल ट्राइबल का जो लाइफ है, आदिवासियों का जो जीवन दर्शन है, ये आधुनिक युग जो है ना, इससे आगे की चीज है। जिस लाइफ स्टाइल में हम लोग जी रहे हैं, इससे कहीं आगे, इससे कहीं आगे क्योंकि अधिक दुनिया में पर्यावरण का आज खतरा मंडरा रहा है, क्लाइमेट चेंज सामने बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ग्लोबल वार्मिंग सामने आ रही है। तो आप बताइए कि जो हम लोग का लाइफ स्टाइल है, जिस फिलोसफी में हम आप बढ़े हैं, क्या इस ग्लोबल वार्मिंग का, इस क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने की स्थिति में है? ये आदिवासी समुदाय का जीवन दर्शन है जो पिछले 5,000 वर्षों से, 10,000 वर्षों से, 50,000 वर्षों से इसे कंजर्व करता रहा है। और निश्चित रूप से जो आने वाला एज है, इसी ट्राइबल लाइफ और इसी आदिवासी फिलोसफी को कंजर्व करना। आप यही सिंपल एक इस बातचीत, ये बस एक छोटा सा आपको एक उदाहरण दूं मैं, शायद आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगे और उसके बाद हम अपने इस चर्चा को विराम देंगे। आप अभी भी किसी अगर आप मूल रूप से आदिवासी जो रहते हो उनके घर आप चले जाइए, जब आप शहर में 45 डिग्री 46 डिग्री का टेम्परेचर महसूस कर रहे हो और आप उसी टेम्परेचर में किसी एक ऐसे आदिवासी के घर आप चले जाइए जिनके घर मिट्टी से बने हो, गोबर से लिपाई की गई हो, आंगन में आप देखिए एक पेड़ लगा हो जहां पर लोग बैठे हैं, आप वहां जाकर उसी तापमान को आप मुश्किल से 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर महसूस करेंगे। ये फर्क है आदिवासियों की जीवन पद्धति का। ये फर्क है आज जिस हम ग्लोबल वार्मिंग से जूझते हुए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एसी कमरों में बैठ के खूब नियम कानून बनाते हैं, लेकिन जरा सा महसूस करने की जरूरत है कि अगर आज भी धरती पर जीवन संरक्षित है तो सिर्फ इन्हीं इंडिजिनस की वजह से, इन्हीं आदिवासियों की वजह से। और अगर इनकी जीवन पद्धति पर, इनकी सभ्यता पर खतरा आया तो पूरी मानव सभ्यता पर खतरा मंडराएगा। और यही ग्राम सभा जो इनकी मूल जड़ है वो नहीं खोना चाहते। वो कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ बदलाव हुआ तो फिर इनकी सभ्यता पर, इनकी परंपरा पर, इनकी संस्कृति पर खतरा होगा, पहचान समाप्त हो जाएगा और उनका अस्तित्व खतरे में होगा। इसलिए इसका विरोध है और इसीलिए देखिए चीजें चल रही है, हालांकि अभी लागू नहीं हुआ है। हम दोनों पक्ष को सामने हमने दोनों पक्षों को सामने में रखा है। ऑटोनोमस काउंसिल की जो विशेषता है मैं उसको भी सामने रख रहा हूँ। अब 5th शेड्यूल का जो है, 6th शेड्यूल का जो पैटर्न डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक, उससे क्या लाभ होगा मैं बता रहा हूँ। और 5th शेड्यूल में जो ग्राम सभा की मजबूती का क्या मायने है वो भी है। फैसले तो हमारे दर्शकों को बिल्कुल। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ और इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें अपना सुझाव भेज सकते हैं, अपनी शिकायतें भी कि और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल मुझे और देवेंद्र भैया को दीजिए इजाजत। जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।